नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, सहायक अध्यापक बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 12 को लेकर के, जिसका नाम है विद्युत। आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरा भाग। इस अध्याय के प्रथम भाग में हम सीख चुके हैं विद्युत की परिभाषा एवं गुणों को, विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ को, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को, विद्युत परिपथ आरेख और इनमें प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को और ओम के नियम को हम जान चुके हैं अभी तक। अब हम जानेंगे विद्युत प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम एवं पार्श्वक्रम संयोजन को, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को। वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक है और इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ये इसके अनुपात में बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट ये होता है और इसके क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है, यानी तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ये प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती हैं और अलग अलग प्रकृति के हिसाब से ये इसका प्रतिरोध काम करता है, यानी सिल्वर अलग होगा, तांबा होगा, तांबा अलग होगा। अब हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोधकता को। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह विद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता को हम रो, यानी ये सिंबल इस तरह का बना होता है, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ ये बदलती है। तो यहाँ पर डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होता है और ये अनुप्रस्थ काट यानी इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके शेष भाग को हम जानते हैं। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है, जैसे हीटर है, जैसे प्रेस है, इनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तांबा तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। जितने भी तार हम देखते हैं उनमें तारों में ज़्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं वो तांबा प्रयोग करते हैं और एल्युमिनियम प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन उपयोग किया जाता है। जो हम बल्ब देखते हैं घरों के अंदर, उन बल्ब के अंदर जो धातु का तार होता है वो होता है टंगस्टन का तार होता है। अब हम 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता को जानते हैं। जैसे चालक पदार्थ हैं ये, और इन पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या है। सिल्वर है, सिल्वर की प्रतिरोधकता होती है 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसी तरह से कॉपर की प्रतिरोधकता होती है 1.62 × 10⁻�8, एल्युमिनियम 2.63 × 10⁻8, टंगस्टन 5.20 × 10⁻8, निकेल 6.84 × 10⁻8। इसी प्रकार आयरन 10 × 10⁻8, क्रोमियम 12.9 × 10⁻8, मरकरी 94.0 × 10⁻8, मैग्नीज 1.84 × 10⁻6। अब हम
कुछ मिश्रातों के बारे में जानते हैं कि उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। जैसे मिश्रातों का मतलब होता है मिश्र धातुएं। जैसे टंगस्टन है, इसकी प्रतिरोधकता होती है 49 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, और ये जो बनता है वो कॉपर और निकिल से बनता है, मिलकर के बनता है। और मैग्नीन के बारे में अब हम जानते हैं, ये 44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। और इसके बाद में हम जानते हैं निक्रोम के बारे में। निक्रोम यानी 100 यानी 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। अब हम जानते हैं कुछ विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में कि उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कांच की प्रतिरोधकता होती है 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 तक, यानी इनके बीच में कहीं पर भी ये वेरी करता है। इस तरह से कठोर, इसकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻13 से 10⁻16 तक। इसी प्रकार एबोनाइट की प्रतिरोधकता होती है 10⁻15 से 10⁻17 तक। डायमंड की प्रतिरोधकता होती है 10⁻12 से 10⁻13 तक। और शुष्क कागज अगर होता है तो उसकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻12। अब हम एक उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ पर जो हमें मालूम है, जो दिया हुआ है सवाल में, वो 1200 ओम प्रतिरोध, यानी R का मान हमें दिया हुआ है। R बराबर हो जाएगा 1200 ओम, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, विभवांतर का मान। विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी V बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। हमें इस सवाल में निकालना क्या है, स्रोत में कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, I का मान हमको निकालना है। सूत्र हो जाएगा V बराबर IR से हम सूत्र से लेंगे, V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। अब V का मान रखते हैं, V का मान है 220 और R का मान है 1200। अगर हम इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद में आ जाएगा 0.18, और I यानी इसका मान होता है एम्पियर में, A से इसको डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार जैसे हमने उदाहरण लिया, इसका शेष भाग देखते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहां पर भी इस प्रश्न को आप हल करेंगे अपने आप, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये। यहां पर भी हमें प्रतिरोध यानी R का मान दिया हुआ है, यहां पर R का मान 100 ओम है, और पहले उदाहरण में R का मान 1200 ओम था। और यहां पर भी जो वोल्ट का है, विभवांतर है, वो 220 वोल्ट ही है, और यहां पर भी 200 वोल्ट था। अतः वही सूत्र लगा करके हम विद्युत धारा का मान निकाल पाएंगे। यहां पर समझने वाली बात यह है कि 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं के अंतर को हमें ध्यान से समझना है और देखना है कि वहां पर वो क्या अंतर हमारे पास में आया है। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। पहले यहीं तक हम देखते हैं इसको। यहां पर हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर विद्युत धारा, यानी I का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर, और तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यहां पर V का मान हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट। हम R का मान निकालेंगे। यहां पर R का मान हो जाएगा R बराबर V/I, और V का मान कितना है हमारे पास 60, और I का मान हमारे पास में है 4, यानी ये हो जाएगा 15 ओम। अब चूंकि वही हीटर लिया हुआ है और ये कितनी विद्युत धारा लेगा, अब हमें I डैश का मान निकालना है। तो I डैश का मान हमको अब की बार निकालना है।
साथ में हमें क्या दिया हुआ है, विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी V का मान 120 वोल्ट। तो I डैश बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V का मान है 120 और R का मान है 15, तो ये हो जाएगा 8 और एम्पियर। यानी जैसे ही हम विभवांतर को दुगना कर रहे हैं, यानी 120 कर रहे हैं 60 से 120 कर रहे हैं, तो यहां पर I का मान भी 4 एम्पियर से 8 एम्पियर हो जा रहा है, यानी दुगना हो जा रहा है। तो विभवांतर का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, ये हमें याद रखना है। अब हम उदाहरण लेते हैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या है? तार के पदार्थ की हमें भविष्यवाणी करनी है, यानी हमें ये निकालना है प्रतिरोधकता, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि तार कौन सा हो सकता है। यहां पर हमें दिया हुआ है R का मान ये 26 ओम है और D का मान हमें दिया हुआ है 0.3 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, और L का मान हमें दिया हुआ है 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबे तार। सूत्र लगाएंगे, रो बराबर होता है RA अपॉन L, और यहां पर एरिया के सूत्र को भी हम खोल देते हैं, तो ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास में R पाई d² अपॉन 4L। यहां पर आपको मान रख के देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन आता है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। और जो सारणी अभी हमने पढ़ी है, उस सारणी में हम इसको देखेंगे कि ये मान किसका है। ये मान सारणी के अनुसार मैग्नीज का है, अतः पदार्थ जो होगा वो तार का पदार्थ वो मैग्नीज होगा। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। यानी प्रथम तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A, और इसका मान दिया हुआ है 4 ओम। द्वितीय तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 का मान रो L/2 अपॉन 2A, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 ओम। अतः तार का नया प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। अब हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वे हैं चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक का तार जितना लंबा होता जाएगा उसके समानुपाती होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट ये होती है और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है, और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, और यह प्रश्न है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। नियत प्रतिरोध पर किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। अतः विभवांतर को घटाकर
आधा कर देने पर विद्युत धारा का मान भी आधा हो जाएगा। अतः विद्युत धारा को घटाकर आधा कर देने पर विद्युत धारा का मान भी आधा रह जाएगा। और यहाँ पर हम एक सारणी बना करके ये समझ सकते हैं। यहाँ पर सारणी के आधार पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को समझते हैं। इसमें इधर करंट है यानी धारा है और इधर हमारे पास में ये विभवांतर है। तो जैसे जैसे हमारा करंट का मान बढ़ता जा रहा है और ठीक वैसे ही वैसे हमारा विभवांतर का मान भी बढ़ता जा रहा है और दोनों एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है नंबर 1, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है मिश्र धातुओं का गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। और तीसरा है मिश्र धातुओं का संसारण उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय में होता है, अर्थात धीरे धीरे होता है। इस कारण से भी हम यहाँ पर मिश्र धातुओं को लेते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। ये वही तालिका है जो हमने अभी पढ़ी है। आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? दूसरा प्रश्न इसी का है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले भाग का उत्तर देखते हैं। तालिका के अनुसार आयरन Fe का प्रतिरोध हमारे पास में 10 गुणा 10 की घात -8 दिया हुआ है। यहां पर देखें आयरन का प्रतिरोध दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -8 तथा मरकरी Hg का प्रतिरोध दिया हुआ है 94 इंटू 10⁻⁻8। यहां पर मरकरी देखते हैं तो 94 इंटू 10⁻⁻8। अतः स्पष्ट होता है कि आयरन का प्रतिरोध कम है। चूंकि इसका प्रतिरोध कम है इसलिए इन दोनों पदार्थों में से आयरन ही अच्छा विद्युत चालक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। सिल्वर यानी Ag का प्रतिरोध 1.60 गुणा 10 की घात -8 ये तालिका के अनुसार है। यहां पर सिल्वर देखें, सिल्वर का जो प्रतिरोध दे रखा है वो 1.60 गुणा 10 की घात -8 है। तो ये सबसे कम है। इसके बाद में जितने भी हैं उनका मान बढ़ा हुआ है। तो सबसे कम जो मान है वो सिल्वर का है। अतः स्पष्ट होता है कि सिल्वर ही सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक है। प्रतिरोधकों के निकायों का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने सीखा है सरल विद्युत परिपथों के बारे में। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। और विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विविध संयोजन को देखते हैं। अब हम विचार करेंगे किस प्रकार प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को अनुप्रयुक्त अर्थात प्रायोगिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर एक हम अगर ट्राइंगल बना लें तो इस ट्राइंगल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक में V लिखा, एक में I लिखा, दूसरे में R लिखा। तो यहाँ पर पहले पर अगर हम देखें अगर V का मान होगा तो ये I और R बराबर बराबर आ रहे हैं तो V बराबर हो जाएगा IR। दूसरा V वहीं रखना है, हमें I वहीं रखना है और R वहीं रखना है। अगर हम I का मान निकालना चाहते हैं तो I बराबर हो जाएगा V/R। और तीसरा हम समझते हैं यदि हमें R का मान निकालना है तो ये हो जाएगा V/I। तो इस तरीके से इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। ये हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम। अब हम समझते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन को। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने से अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एवं अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा विद्युत से जुड़ा हो, तब यह संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। यहां पर हम डायग्राम में देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा यह विद्युत से जुड़ा हुआ है और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने से अगले प्रतिरोध के
पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा फिर अपने से अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और आखिरी प्रतिरोध का दूसरा सिरा यह भी विद्युत से जुड़ा होता है। कहीं पर 24 वोल्ट की जरूरत हो तो 12 वोल्ट वाली दो बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 24 वोल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हम कहीं पर भी टॉर्च देखते हैं या कहीं पर भी हम बैटरियों को समायोजित करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए 12 वोल्ट की हमारे पास दो बैटरी हैं तो उनको यदि हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो जो आउटपुट निकलेगी वो 24 वोल्ट होगी। श्रेणी क्रम परिपथों में प्रत्येक घटक का कार्यक्रम श्रेणी क्रम परिपथों में प्रत्येक घटक का श्रेणी क्रम परिपथों में प्रत्येक घटक का कार्यरत रहना आवश्यक है, अन्यथा परिपथ टूट जाता है। यहां पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि यहां पर इस बल्ब को यहां से अलग हटा दिया गया है तो ये दोनों बल्ब भी बंद हो जाएंगे। अगर ये बल्ब लग जाएगा तो ये तीनों बल्ब एक साथ यहां पर जल जाएंगे। यानी इस चीज को हमें समझना है कि बल्ब अगर तीनों लगे हुए हैं तो यहां पर ये देखिए ये बल्ब जैसे ही हम हटाएंगे बल्ब को यहां पर ये पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। यानी इन तीनों में से यदि हम कोई सा भी हटा देंगे यहां से तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, यानी सर्किट टूट जाएगा। V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 और अगर हम सीरीज में इसको लेंगे तो V बराबर IR होता है और IRS, एस हमने से लिखा है सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और इस तरीके से श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए जो सूत्र हमारे पास प्राप्त होता है वो सूत्र होगा हमें RS, यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि संयोजित किए जाएंगे तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम श्रेणी क्रम का निष्कर्ष देखते हैं। जब विद्युत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में समायोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध होता है, यानी मान लीजिए 3 नहीं 4 5 6 7 N प्रतिरोध हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सभी अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए सूत्र होगा वो हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और एंड सो ऑन। इसी प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत यानी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। अब हम जानते हैं प्रतिरोधकों को पार्शल क्रम में संयोजित करने की विधि को। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे तथा दूसरे सिरे यानी दोनों सिरों को विद्युत से जोड़ा जाए तब यह संयोजन पार्शल क्रम कहलाता है। यहां पर डायग्राम में हम देखें, यानी ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को ये विद्युत से प्रदान की गई यहां पर और तीनों ही प्रतिरोधों के अंतिम सिरे को भी विद्युत प्रदान की गई है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलेंगे? पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे इसको हम। समांतर यानी पार्श्व क्रम परिपथ में प्रत्येक घटक पर समान वोल्टता उपलब्ध होती है। यहां पर सभी पर V का मान समान रहेगा। पार्श्व क्रम परिपथों में प्रत्येक घटक का कार्यरत रहना आवश्यक नहीं है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, यह आवश्यक था, लेकिन पार्श्व क्रम में यह आवश्यक नहीं है। परिपथों में से कोई भी घटक खराब होने पर शेष घटक कार्य करते रहते हैं। यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस घटक को हमने अभी काम कर रहा है, जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाला, लेकिन ये दो बल्ब हमारे फिर भी जल रहे हैं। यानी श्रेणी क्रम में अगर ये होते तो क्या होता कि पूरा सर्किट बंद हो जाता, कोई भी बल्ब नहीं जलता, लेकिन यहां पर केवल यही बल्ब बंद हो रहा है, बाकी सर्किट हमारा फिर भी काम कर रहा है। यहां पर हमें समझना है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ये क्यों लिया जाता है। तो यहां पर जब ये धारा चलती है तो यहां पर तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, ये I1, I2 और I3, यानी धारा का मान होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम पार्श्व क्रम का निष्कर्ष समझते हैं। जब बहुत से प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध 1/RP, P यानी पैरेलल, बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक
प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डायग्राम में कि किस प्रकार ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम समझते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को। जब किसी विद्युत उपकरण को उपयोग में लाने के लिए विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। उपकरण को कार्य करने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा, यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊर्जा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री आदि में किया जाता है। ये हमारे पास में विद्युत हीटर है, ये भी हीटर है और ये इस्त्री है। और इसी तरीके से तापीय प्रभाव का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो केटल्स होती हैं चाय बनाने वाली, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, बल्कि विद्युत ऊर्जा के उपयोग के लिए या तो उसे यांत्रिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में बदलना होता है। अतः विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत का तापीय प्रभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम समझें इसको, विद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने के दूसरे शब्दों में हम इसको समझें, विद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने से उसके क्षय के कारण ताप ऊर्जा का उत्पन्न होना विद्युत का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब हम जूल के तापन नियम को समझते हैं। जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे जूल, जेम्स प्रोस्टार्ट जूल इसका पूरा नाम है, का तापन नियम कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा यानी कार्य बराबर होगा यहाँ पर शक्ति गुणा समय और H बराबर P/T। और यहाँ पर मान रखा जा सकता है तो ये हो जाएगा H बराबर VIT, यानी P का मान हमने यहाँ पर रख दिया है तो H बराबर, अगर V का मान भी हम IR रख देंगे तो H बराबर हो जाएगा I²RT। अर्थात दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा उस समय के अनुक्रमानुपाती होता है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, R के अनुक्रमानुपाती होता है और T के अनुक्रमानुपाती होता है। इस अध्याय में हमने क्या सीखा है इसको एक बार रिपीट करते हैं। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट यानी वोल्ट मीटर होता है उससे मापते हैं और इसको कैपिटल V से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। ओम का नियम समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओम का नियम। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना है। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत यानी व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी R बराबर होता है R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध यानी RP, P
पी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पैरेलल है, यानी समांतर क्रम यहां पर है, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। आज के अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। इस अध्याय का एक अंक और हम करेंगे और उस अंक में यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।